हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यार काइनेमैटिक्स की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, कुछ और नई नई चीज़ें सीखी जाएं। तो नई नई चीज़ों में आज हम लोग सीखने वाले हैं पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्टेंस। और दो चार सवाल भी करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को सेटिस्फाई करने वाले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। और इससे पहले तो आपको पता ही हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग काइनेमैटिक्स को इंट्रो ले चुके हैं कि काइनेमैटिक्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मोशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने गणित को भी पढ़ रखा है, हम लोगों ने वेक्टर पढ़ रखा है और कैलकुलस पढ़ रखा है। कैलकुलस का तो अभी काम नहीं है, अगली वीडियो में होने वाला है जब मैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह को बताऊंगा। लेकिन आज काम होने वाला है आपका वेक्टर का। तो वेक्टर आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि मैं एनिमेशन का इस्तेमाल करता हूं, तो आपको फील तो आ जाएगी कि चीज़ें वास्तव में हैं क्या। लेकिन फील से केवल काम नहीं चलने वाला, आपको कॉन्सेप्ट्स को मैथ में कोड करना भी आना चाहिए। इसीलिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने मैथमेटिक्स के जो शुरुआत में वेक्टर ही पढ़ाने के शुरुआत में बताया था कि क्यों मैथ इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस है यार, अगर आपको आता है तो मज़ा आएगा और समझ में तो आपको आएगा ही, क्योंकि एनिमेशंस होने वाले हैं, काफ़ी आराम से आपको समझ में आएगा। लेकिन यूज़ भी हो वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर उसका यूज़ भी कर पाए, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका यूज़ कर पाए तो ज़्यादा बेहतर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यार पता है कि हम लोग काइनेमैटिक्स में मोशन को स्टडी करते हैं, किसी भी पार्टिकल के मोशन को स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी कि मोशन को स्टडी करना है, तो सबसे पहले आपको उस पार्टिकल के बारे में क्या जानना हो? सबसे पहला सवाल आपका होना चाहिए कि वो पार्टिकल है क्या, वो पार्टिकल है कहाँ। यानी कि उस पार्टिकल की हमें सबसे पहले पहला जो चीज़ हमें आनी चाहिए वो है कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन को देखते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपको स्क्रीन पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, कहीं गोल गोल ऐसा गोला दिख रहा होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी आप पोजीशन बताइए, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करिएगा, हमें बताइए ये पॉइंट कहां पर है। तो कोई भी समझदार बच्चा ये सोच रहा होगा कि इसकी पोजीशन कैसे बताई जाए। एक 2D आप फोन ऐसे लिए होंगे और सोच रहे होंगे कि इसकी पोजीशन कैसे बताई जाए। एक फ्लैट स्क्रीन है, यानी 2D इन्वायरमेंट है। 2D का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, 2D क्या होता है, 2 डायमेंशन, एक एक्स और एक वाई, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं फ़ोन में। अच्छा, फ्लैट स्क्रीन पर ये पॉइंट को हमें डिस्क्राइब करना है, इसी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। कोई भी समझदार बच्चा कहेगा कि यार इसको मैं अपनी सेल्फी कैमरा से डिस्क्राइब करूँगा। उसने क्या कहा कि जैसे कि उसका ये फ़ोन है, काफ़ी मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, है ना, ये उसका कैमरा है और ये उसको कहीं पॉइंट मेरा जो मैंने अभी अपेयर करा है यहाँ पर, वो यहाँ दिख रहा है। तो क्या भैया ऐसा करो कि मेरे सेल्फी कैमरा से ईस्ट की तरफ चलो, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ईस्ट की तरफ 4 सेंटीमीटर चलो, तो आपको वो पार्टिकल मिल जाएगा। यानी कि एक लड़के ने क्या करा कि सेल्फी कैमरा की मदद से जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा उसको उसने डिस्क्राइब किया, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब किया। अब वही दूसरा लड़का ने कुछ और सोचा होगा, आपने भी शायद वही सोचा हो। उसने कहा जो मेरी पावर बटन है उससे नीचे की तरफ चलो, नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर चलो, वो पार्टिकल वहाँ पर स्थित है। मेरी पावर बटन से नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर पर वो पार्टिकल स्थित है जो आपने दिखाया हुआ है। ठीक है, बड़ा सुंदर मुझे जवाब लगे। ठीक है यार, अच्छी बात है, आपने इस तरह से काफ़ी क्रिएटिव आपने पोजीशन को डिस्क्राइब करा है। तो आप नोटिस करिए कि आप किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी को पोजीशन को जब डिस्क्राइब करते हैं, पोजीशन को बताते हैं कि वो है कहाँ पर, तो आप किसी की मदद लेते हैं, आप किसी को रेफरेंस फ्रेम मानते हैं कि इसके हिसाब से यहाँ पर है कोई पार्टिकल, इसके हिसाब से यहाँ कोई पार्टिकल है। जैसे किसी लड़के ने सेल्फी कैमरा को रेफरेंस फ्रेम माना है, उसके हिसाब से उसने बताया कि ईस्ट की तरफ 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वो पॉइंट है। और किसी लड़के के लिए रेफरेंस फ्रेम हो, पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, वो होने वाले, उसने कहा कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ, वॉल्यूम बटन मेरा रेफरेंस फ्रेम है, उसकी मदद से मैंने उस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करा है। यानी कि पहली चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ है रेफरेंस फ्रेम, कि आप कहाँ से देख रहे हैं, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, जैसे इसके बारे में बता चुका हूँ क्या होता है। और दूसरी चीज़ मैं अभी आपको ऑब्जर्व कराता हूँ। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि आप कह रहे हैं कि भाई साहब सेल्फी कैमरा से 4 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ, दूसरा बंदा क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर नीचे
यानी कि आप डायरेक्शन भी बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं। और ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है? भैया ऐसी तो भाई सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या बता रही है? ये वेक्टर क्वांटिटी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ये वेक्टर क्वांटिटी है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बता रही है। इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है वो पोजीशन को बता रहा है। ठीक है भाई, ये तो आपने 2D में भाई साहब ऑब्जर्वेशन करा दी। अब थोड़ा 3D के मजे दीजिए, थोड़ा 3D में भी ऑब्जर्व कराइए। वैसे मैं यहाँ पर करा सकता था ऑब्जर्वेशन यहाँ करके ऐसा, लेकिन एक और बढ़िया मैंने मॉडल बनाया है, क्योंकि इसी पर मैंने कहानी बिल्ड करी है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो यार अभी आपको यहाँ पर एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा होगा, मेरा प्यारा गांव, जो कि इमेजिनरी है, वास्तविकता में नहीं है। मान लीजिए कि इसमें जो एक बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। ठीक है, इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ और आप मेरे इस छोटे से इमेजिनरी गांव में आए हैं और आप किसी भी कोई गांव में एक लड़का दिखाई दिया, जैसे यहाँ पर आपको एक पीली शर्ट पहने लड़का दिखाई दे रहा है। बाय द वे इसका नाम चिंटू है, चिंटू द कोडर, जो टीवी में ऐड आता है वही ये है, काफ़ी समझदार है। उससे आप पूछते हैं कि पंकज भैया कहाँ रहते हैं, आप मुझसे मिलने आए हैं, आप पूछते हैं कि पंकज भाई साहब कहाँ रहते हैं, तो वो इशारा करके बताता है कि पंकज भाई साहब वहाँ रहते हैं। तो आपको तो पता ही है कि वो क्या बता रहा है, वो पोजीशन वेक्टर बता रहा है। मैं क्या हूँ, मेरी आपने पोजीशन पूछी, मैं एज ए पार्टिकल हूँ, मैं एज ए बॉडी हूँ जिसकी पोजीशन डिस्क्राइब करी जा रही है एक रेफरेंस फ्रेम के द्वारा, जो कि चिंटू द कोडर है। यानी यहाँ पर चिंटू द कोडर क्या है? रेफरेंस फ्रेम है। और मैं क्या हूँ? एक पार्टिकल हूँ जिसकी 3D जो दुनिया है, अपनी दुनिया है, उसमें इस प्रकार से मेरी पोजीशन को डिस्क्राइब करा जा रहा है। तो उसने इस प्रकार से आपको बताया कि पंकज भैया वहाँ रहते हैं। आपको मज़ा नहीं आया, आपने उससे कहा कि थोड़ा तमीज़ से तो बता यार, थोड़ा सही से बता। तो वो चिंटू कहता है कि सबसे पहले सीधे जाओ आप 100 मीटर, सीधे जाना 100 मीटर, फिर दाएं मुड़ जाना, इस तरफ मुड़ जाना, आप चलना 20 मीटर, फिर आप ऊपर की तरफ चले जाना 15 मीटर, आप पंकज भैया के पास पहुंच जाएंगे। तो उस प्रकार से उसने मेरी पोजीशन बताई। तो वास्तव में उसने क्या किया? वास्तव में अगर आपको पता हो, तो आपको रेफरेंस फ्रेम पता हो, उसकी 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सबसे पहले उसने क्या कहा? चिंटू ने कहा कि 100 मीटर भाई साहब सीधे जाओ, 100 मीटर कहा था ना, 100 मीटर सीधे जाओ, फिर आपको दाएं मुड़ जाना है जेड एक्सिस में, यानी इस तरफ मुड़ जाना है 10 मीटर, और ऊपर फिर जाना है आपको 15 मीटर, आप पंकज भैया के पास पहुंच जाओगे। और इशारा करके इस तरह बताया था। तो ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर, ये हो गया चिंटू के हिसाब से, चिंटू के हिसाब से। तो चिंटू ऑब्जर्वर है, यानी रेफरेंस फ्रेम कौन है? चिंटू है। और मैं यहाँ पर क्या हूँ? ये मेरी है पोजीशन, जो आपको यहाँ पर एनिमेशन में दिखाई दे रही है। इस प्रकार से उसने बताई। तो आपको मज़ा आया, आपको समझ में आया। लेकिन ये तो हो गई फील कि 3D में किस प्रकार से पोजीशन को उसने बताया। लेकिन अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली वेक्टर में दिखाया जाए, तो आपको पता ही होता आई कैप, जे कैप, के कैप। तो इसे लिखना चाहूँ, मान लीजिए कि ये कोई ए वेक्टर है मेरा पोजीशन वेक्टर, तो ए वेक्टर बराबर 100 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 10 के कैप। माइनस क्यों? क्योंकि उस तरफ है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आया है, ये जो वेक्टर आया है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। ये मेरी जो इमेजिनरी गांव में जो मेरी पोजीशन है, उसको ये वेक्टर बताता है। ठीक है, लेकिन आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। आपको थोड़ा शक है कि पंकज भैया वहाँ पर नहीं रहते। इसने जो वेक्टर बताया है, उसने जो डायमेंशंस बताई हैं 100, 15, 10, ये मुझे शक लग रहा है, इसमें कुछ कमी है उसके हिसाब से। तो आप बेसिकली, मैं रहता हूँ उसी घर में है, मेरा पोजीशन गलत नहीं है। आप किसी दूसरे लड़के के पास गए जो कि वहाँ पर ऐसे हाथ करे खड़ा है, उसका नाम है पिंटू, इसका नाम है चिंटू द कोडर, उसका नाम है पिंटू। अब पिंटू से आपने पूछा यार पंकज भैया कहाँ रहते हैं, आपने सेम सवाल किया, तो उसने इस तरह बताया। थोड़ा उसका हाथ का एंगल चिंटू से अलग था, यानी कि यहाँ पर वेक्टर है वो अलग होने वाला है। उसने मेरी पोजीशन बताई यहाँ पर है। तो मान लीजिए कि चिंटू यहाँ पर है कहीं, ठीक है, उसने मेरी पोजीशन को बताई। अब आप देख सकते हैं कि चिंटू जो बता रहा है उसका हाथ का एंगल अलग है। हाथ का एंगल अलग है यानी कि डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग होने का क्या मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर उसकी डायरेक्शन अलग है, यानी कि वेक्टर का वैल्यू अलग है। यानी कि यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर मेरा बताया गया था वो ये है, और यहाँ पर जो बताया जाएगा वो कुछ अलग आने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है।
तो उससे भी आपने कहा कि थोड़ा और तमीज़ से बता। तो उसने कहा अच्छा तमीज़ चाहिए तुझे, तो सबसे पहले यार स्ट्रेट पर जाइए, 50 मीटर चलिए, सबसे पहले 50 मीटर स्ट्रेट चलिए। फिर आप क्या करना है, फिर आपको दाएँ मुड़ जाना है, आपको लगभग 30 मीटर दाएँ चलना है, फिर आपको ऊपर चले जाना है 15 मीटर, आप पंकज भैया के पास पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, आपने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो ये रहा अपना x, ये रहा y और ये रहा z। यहाँ पर चले हैं 50 मीटर, यहाँ पर चले हैं 30 मीटर और यहाँ पर चले हैं 15 मीटर। तो ये उसने सारा करके बताया था। ये मेरी पोजीशन है, ये है पिंटू के हिसाब से, पिंटू एज ए ऑब्जर्वर, उसे मेरी पोजीशन ये दिखाई दे रही है, उसने ये आपको डायमेंशन बनाई। तो इसका अगर मैं इसको वी वेक्टर मान लेता हूँ तो कुछ ये इस प्रकार का वेक्टर दिखाई दे, वी वेक्टर बराबर 50 i कैप प्लस 15 j कैप माइनस 30 k कैप। तो दोनों यार आप देख रहे हैं कि दोनों, मेरी पोजीशन तो सेम है, मैं एक ही घर में रहता हूँ, मेरी पोजीशन तो सेम है, लेकिन वेक्टर्स हैं दो अलग अलग आ रही है। मेरी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो वेक्टर्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मैंने रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दिया है। आपने पहले पूछा था चिंटू से, फिर पूछा पिंटू से, यानी कि आपने ऑब्जर्वर है जो रेफरेंस फ्रेम है वो आपने चेंज करा है। जैसे आपने रेफरेंस फ्रेम चेंज किया है, वैसे ही मेरा पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है, पूरी इस फील का मतलब ये है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से चेंज होता है। अगर रेफरेंस फ्रेम चेंज होगा तो पोजीशन वेक्टर का वैल्यू भी चेंज होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि पोजीशन वेक्टर है। आप खुद समझिए, खुद फील करिए यार। कोई चीज़ यहाँ पर रखिए, कोई चीज़ आप अपनी बेंच पर रख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप अपनी गेट पर खड़े होकर देखिएगा, हाँ बहुत दूरी पर है इस डायरेक्शन में। फिर आप यहाँ खड़े होकर देखिए, बहुत दूरी पर, थोड़ी कम दूरी पर इस डायरेक्शन में। यानी कि आपको अलग अलग जगह से वो चीज़ अलग अलग दूरी पर दिखाई दे रही है, जो कि अलग मैग्नीट्यूड है, और एक अलग डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, जो कि एक अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो समझ आएगा, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करता है किसी रेफरेंस फ्रेम के ऑरिजिन के सापेक्ष। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी है तो ये मैं आपके सामने डाल देता हूँ, इसी को आप लिख सकते हैं। और ऐसा करना, विजुलाइज करते हुए लिखना जो भी मैंने समझाया है, ठीक। और जो कि यार हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग काइनेमैटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो काइनेमैटिक्स में जैसा कि मैंने कहा था कि मोशन को एनालाइज करने वाले हैं। तो मोशन का मतलब क्या होता है? सिंपल मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ चली, अपनी भाषा में कहें चली का मतलब कि यहाँ पर थी, यहाँ पर पहुँच गई, यानी विस्थापित हो गई, यानी कि डिस्प्लेस हो गई। कोई चीज़ डिस्प्लेस हो गई, कोई चीज़ डिस्प्लेस होगी, ठीक है भाई, डिस्प्लेस होगी मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली। यही तो मूवमेंट का मतलब होता है। मूवमेंट का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ हिली, कोई चीज़ हिलने का मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करें। जैसे मैं मोशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। तो अच्छा जी, तो कहानी से ही स्टार्ट करते हैं ना, और कोई एग्जांपल नहीं लेते। इसी जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, मॉडल आपको दिखा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए हम लोग यार इसी एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसी 3D मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, ये मेरा घर है और ये यार मेरी एक दोस्त का घर है जिससे मैं अक्सर मिलने जाया करता हूँ। और आपने एक चिंटू से कह रखा है, चिंटू द कोडर से आपने कह रखा है कि पंकज पाल पे नज़र रखनी है भाई साहब, ये क्या करते हैं, ये इनकी पोजीशन क्या रहती है, इस पर नज़र रखना है। अब चिंटू समझना, टेक्निकल टर्म भी समझते चलना। चिंटू का मतलब ये है कि एक रेफरेंस फ्रेम मुझे देखने वाला है, एक रेफरेंस फ्रेम मेरी पोजीशन को देखने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने घर से एक बार निकला, मैं अपने दोस्त के घर पर गया, तो चिंटू ने देखा, यानी एक रेफरेंस फ्रेम ने देखा कि इसकी पोजीशन यहाँ पर थी और यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर थी, यहाँ पर पहुँच गए, ये यहाँ पर थे, यहाँ पर पहुँच गए। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे हैं, जी हाँ करे हैं। क्या एक पर्टिकुलर उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, पर्टिकुलर दूरी तय करी है, हाँ करी है। तो आपको पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो तो वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि मैं यहाँ पर था, यहाँ पर गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करी, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या बता रही है कि मैं कितना विस्थापित हुआ हूँ। विस्थापन का मतलब समझते हो? विस्थापन का मतलब समझते हो? कितना डिस्प्लेस हुआ हूँ, कितना मैं
अपनी जगह से, डिस्प्लेस का मतलब अपनी जगह से कितना मैं हटा हूँ, बिल्कुल सरल शब्दों का इस्तेमाल करा जाए तो ये जो वेक्टर है ये बताता है कि आप कितना डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या ही एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली देखा जाए, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर आप जनरली देखें, जैसे कि चिंटू को मैं बना देता हूँ, ये चिंटू है भाई साहब, एक्स वाई जेड, ये मतलब चिंटू बैठा है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए पहले मैं अपने घर पर था ए, फिर मैं पहुँच गया अपनी दोस्त के घर पर बी, तो पहले मेरा पोजीशन वेक्टर ये था, फिर ये हो गया, पहले मेरा पोजीशन वेक्टर ये था, फिर ये हो गया, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चला। आपने क्या ऑब्जर्व किया है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, एज ए चिंटू यानी एज ए रेफरेंस फ्रेम आपने देखा कि मेरे पोजीशन वेक्टर पहले इतना था, अब हो गया इतना, जब मैं अपने दोस्त के घर पहुँच गया इतना हो गया, यानी कि मेरे जो पोजीशन वेक्टर में चेंज आया है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर है। यानी जो डिस्प्लेस में हुआ हूँ वो क्या है, जो मेरी पोजीशन वेक्टर में चेंज आया है। अगर मेरी पोजीशन चेंज हुई यानी मेरा पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, इतनी तो बात क्लियर है। और पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ यानी कि मैं डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ये डी वेक्टर है, इसको मैं डी से प्रदर्शित करता हूँ, तो ये डी वेक्टर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर की, कितनी मैंने चेंज पोजीशन में चेंज किया। अगर ये ए वेक्टर है, पहले मेरा अगर ए वेक्टर था, मेरा मतलब मेरी घर की जो पोजीशन वेक्टर थी वो ए वेक्टर थी, जैसा कि पिछले जो पोजीशन वेक्टर बता रही तो बताया भी थी 100 आई कैप प्लस 30 जे कैप माइनस 15 के कैप, ऐसा कुछ था। और बी वेक्टर यानी मेरे मेरी दोस्त का जो घर का पोजीशन वेक्टर है, उसकी जो खिड़की का पोजीशन वेक्टर ये है। तो यानी कि मैं पहले मेरा पोजीशन वेक्टर ये था, अब ये हो गया, तो चेंज इन पोजीशन वगैरह बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डी बराबर वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि पहले इतना था अब इतना हो गया, तो इतना माइनस इतना, वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैथमेटिकल रूप। क्योंकि यार मैथ भी जरूरी होती है ना, मैथ भी जरूरी होती है। फील से ही काम नहीं चलेगा, देख लिया कि हाँ एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड उन्होंने लिया है, हाँ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका आपको यूज होने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। ओके। फिर आपने देखा कि आपको शक हुआ, आपको लगा कि यार ठीक नहीं बताया इसने सही से ऑब्जर्व नहीं किया। दूसरी तरफ आप गए इस पर पिंटू के पास, पिंटू से कहा तू भी बता यार, तू भी इन पर नज़र रखना। तो फिर भी दूसरे दिन भी मैं अपने घर से निकला, अपने दोस्त के पास मिलने गया, तो मैंने मिला, तो उसने देखा कि हाँ ठीक है, मिला, यहाँ थे, यहाँ पहुँच गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देखा। तो थीम यहाँ पर क्या है, थीम यहाँ पर क्या है, जो पिंटू ने देखा उसने भी सेम ही देखा जैसा चिंटू ने देखा था। चिंटू ने देखा था कि हाँ ए से गए बी में, यानी ए विंग से बी विंग पर गए ए। अब आपको पता है पिंटू भी एक ऑब्जर्वर ही तो है, पिंटू भी एक ऑब्जर्वर है, लेकिन वो ऑब्जर्वर उसके हिसाब से जो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि मेरे घर की पोजीशन है, वो पोजीशन वेक्टर अलग है और मेरे दोस्त के घर का पोजीशन वेक्टर अलग है, लेकिन उसको दिखाई सेम दे रहा है। उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ ए विंग से गए बी विंग पर गए, हाँ उन्होंने दूरी तो सेम तय करी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आए, उन्हें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो सेम दिखा जैसा चिंटू को दिखा। लेकिन यहाँ पर गेम अलग अलग है, गेम अलग अलग, कैसा अलग अलग है देखो मैं अभी बताता हूँ। मान लीजिए ये चिंटू है, फिर से बता देता हूँ, चिंटू पिंटू का सीधा सा मतलब है कि रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, ये चिंटू है। अब उसने मेरा घर देखा तो यही है मेरा घर, उसने मेरा कुछ घर इस प्रकार का दिखाई दिया उसे, और मेरी दोस्त का घर कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया, ये हो गया पिंटू, ठीक है, उसको इस प्रकार से दिखाई दिया। यानी कि उसके लिए मेरे घर की जो पोजीशन वेक्टर है वो डिफरेंट है और मेरे दोस्त के घर के लिए भी डिफरेंट है। इसके मुकाबले ए वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर नहीं होगा, जैसा कि मैं पोजीशन वेक्टर में बता चुका हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होगा। क्यों होगा? वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये सारी चीज़ें बराबर आ जाएंगी, आप करके देख लेना आप, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब, यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बताई, दो जो मैंने इतना एनिमेशन बनाया, इसका मेरा उद्देश्य क्या है कि जब पिंटू देखता है तब भी उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम दिखाई देता है, चिंटू देखता है तब भी सेम दिखाई देता है। इसका सीधा सा मतलब है, अबे यार सीधी सी बात है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, अगर आप वहाँ से देखोगे तब भी इतनी दिखाई देगी, अंतरिक्ष से देखोगे तब भी इतनी दिखाई देगी। हाँ, अगर पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात है तो पार्टिकल ऑफ डायरेक्शन में मूवमेंट की बात है तो वो तो हर जगह से सेम दिखाई देगी, चाहे आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिंटू से पूछो या पिंटू से पूछो, चाहे 4 गांव वाले और ले आओ, उनसे भी नज़र रखो, तब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही आएगा। मेरे और मेरे दोस्त के जो रूम की बीच की दूरी है वो सेम ही आएगी, और मैं अगर मिलने जाऊँगा तो इस डायरेक्शन में ही जाने वाला हूँ, तो वो तो किसी पर देखने पर वो सेम आएगी। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कि मैं यहाँ था यहाँ पहुँचे, क्या किया मैंने, पोजीशन वेक्टर को चेंज करा, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो ये फील आपको समझ में आई, ये फील आपको समझ में आई। तो आपने कहा यार थोड़ा सही से नज़र रखाई जाए। फिर आपने चिंटू द कोडर से आपने एक और दरखास्त करी कि यार इनको यार देखते रहो, यार इन पर नज़र रखते रहो। और ये बात मुझे पड़ गई पता, मुझे चल गई पता कि यार मुझ पर रखी जा रही है नज़र। जो पिंटू है, नहीं जो चिंटू है द कोडर, मुझ पर नज़र रखी हुई है। तो मैंने भी क्या किया, अगर दोस्त से अपने मिलने जाता था तो छुप के मिलने जाता था। जहाँ देखा कि चिंटू गेम में बिजी हो, बच्चा ही है यार चिंटू, बेशक कोडर है लेकिन है तो बच्चा ही, दुब के चीज़ों को देख रहा है, मतलब खेल रहा है खिलौनों से, मतलब थोड़े बड़े खिलौनों से, शायद कोडिंग कर रहा है। तो उसके कोडिंग का जो समय मैंने देखा, ये कोडिंग में व्यस्त है, थोड़ा और मिल के आया जाए। मैं छुप के मिल के और वापस भी आ गया। और आप पूछने गए चिंटू क्या पंकज भैया गए थे मिलने, तो तुमको नहीं मिलने गए क्योंकि उनकी पोजीशन वेक्टर चेंज हुई ही नहीं। अब पोजीशन तो मेरी चेंज हुई थी, मैं मिल के आ भी गया, लेकिन चिंटू की नज़रों से बच के उसने देखा कि मैं यहाँ पर था, यहीं पर हूँ, क्योंकि वो बिजी रहा, तब तक मैं वापस लौट के आ भी गया। यानी कि चिंटू को दिखाई दिया कि मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मेरी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, यानी पोजीशन वेक्टर में चेंज नहीं हो रहा। पोजीशन वेक्टर का चेंज ना होने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ही नहीं का क्या मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है, वो क्या है, जो डी वेक्टर है वो 0 है, डी वेक्टर 0। लेकिन तुम्हें पता चला कि यार पंकज भैया मिलने तो गए थे, दूसरे आदमी से पूछा, उसने बताया कि हाँ पंकज भाई तो मिलने तो गए थे, लेकिन इसने क्यों नहीं पकड़वाया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा और सही से चिंटू, आपने कहा चिंटू थोड़ा और सही से देखना, तो उसने चिंटू बैठ के देखने लगा मुझे ध्यान से, फिर उसने थोड़ा बिजी हुआ, फिर मैं गया और फिर मैं मिल के आ गया, और वो उसको लगा कि मेरी तो पोजीशन चेंज हुई नहीं, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो मेरा पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हुआ, पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो उसे लगा कि यार मूवमेंट हुआ ही नहीं, यानी मोशन हुआ ही नहीं, पंकज भाई साहब हिले ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है, मैं हिला हूँ, मैं मिल के आया हूँ, मैंने मूवमेंट करा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने की, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मोशन नहीं किया है, समझ रहे हो, जो कि मैंने किया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है दिखा रहा है। यानी ये डिस्प्लेसमेंट 0 होना ये नहीं बता सकता, जो मैंने कहानी बनाई इसका सीधा मेरा ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का 0 होना ये नहीं बता सकता कि मोशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी गारंटी नहीं ले सकता। मोशन नहीं हुआ इसकी गारंटी नहीं ले सकता। तो फिर कैसे पता किया जाए कि मैं उससे मिलने गया था, क्या मैं उससे मिलने जाता हूँ। तो आपने थोड़ी चालाकी दिखाई, आप गए, मैं साइकिल से ट्रैवल करता हूँ, साइकिल से इस पाथ को मैं फॉलो करता हूँ। तो आप साइकिल में आप छोटा सा मीटर लेके लगा दिया आपने मेरे पहिए पर, और वो मीटर क्या करता है, जितना मैं अगर चलूँगा उतना वो रेटिंग दिखा देगा कि कितने मीटर ये चले हैं, ठीक है। तो दूसरे दिन भी ऐसे ही मैं चिंटू से तो छुपा के चला गया, जो कि डिस्प्लेसमेंट 0 दिखाएगा। लेकिन जब वापस आया तो आपने देखा, अब जब मैं मिल के वापस आया तो आपने चेक करने गए, आपने वो मीटर निकाला तो उसमें 800 मीटर दिखाई दे रहा था। तो ये 800 मीटर क्या है, तो ये 800 मीटर क्या है, ये 800 मीटर क्या है। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है क्योंकि पोजीशन वेक्टर चेंज ही नहीं हुआ है, लेकिन इसमें साइकिल पर तो दिखा रहा है 800 मीटर, यानी कि साइकिल तो चलाई गई है, साइकिल तो चलाई गई यानी मोशन हुआ है। मोशन हुआ है तो ये कौन सा टर्म है, ये टर्म है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस एक ऐसा टर्म है, अगर आपका डिस्टेंस 0 है तो ये इस बात की गारंटी है, डिस्टेंस मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस अगर 0 है तो इस बात की गारंटी है कि मोशन नहीं हुआ है, मोशन नहीं हुआ है। अगर किसी भी पार्टिकल का जो डिस्टेंस उसके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस अगर 0 है तो मोशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर 0 है तो ये गारंटी नहीं देता कि मोशन नहीं हुआ है। अच्छा भैया ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक नया आपने शब्द दिया, डिस्टेंस क्या होता है। मैंने कहा पाथ ट्रैवल बाय एनी पार्टिकल या बॉडी,
जितना पाथ ट्रैवल करे, जैसे मेरी साइकिल ने जो भी पाथ, जैसा कि आपको पता ही है कि मान लीजिए ये घर है मेरा ए, ये घर है मेरी दोस्त का बी, तो ये कुछ पाथ जैसा कि आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा होगा, ऐसा का ब्लैक कलर का पाथ है, ये मैंने फॉलो किया है, तो साइकिल ऐसी गई होगी और फिर वापस आई होगी। तो वही 800 रेटिंग दिखा रहा था, 800 मीटर। यानी कि कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस होता है वो पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी पार्टिकल या बॉडी, जितना वो पाथ चलता है वही होती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस अगर जीरो है तो इस बात की गारंटी है कि मोशन नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मोशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है उसमें थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डायरेक्शन का तो गेम है, डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है किससे, डिस्टेंस। लेस देन इक्वल टू मतलब बराबर हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर हो सकती है, पर उससे छोटी नहीं हो सकती, बड़ी होगी, जो कि यहाँ पर हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा अंतर है, शायद आपको सारी चीज़ें हैं मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, आपको समझाई होंगी। तो डिस्टेंस का सीधा मतलब होता है कि कितना पाथ उसने, किसी बॉडी ने कितना पाथ उसने चला है, कितना पाथ उसने ट्रैवल करा है। और एक और बात, डिस्टेंस हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। अब थोड़े एग्जाम्पल ले लिए जाएं, क्योंकि एट द एंड हमें न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, थोड़े एग्जाम्पल लिए जाएं, फिर आगे की बात करते हैं। फिर आगे क्या, अगली वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन यार न्यूमेरिकल्स जो मैंने यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो आखिरी वाला है ट्रेन वाला एग्जाम, एनिमेशन से काफ़ी अच्छे, ट्रेन और चिड़िया वाला एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छे समझाने वाला हूँ, उसमें सारे कॉन्सेप्ट ये वाले मैं लगाने वाला हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, और आपको अच्छे से फील आएगी, वैसे आ चुकी होगी। ठीक है, तो अभी सवाल करते हैं। तो पहला सवाल ये है, इसको साफ कर देते हैं सबसे पहले। ला 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 ला, पहला सवाल एक ले लेते हैं कि एक मोटरसाइकिल वाला है, एक सर्कल में चल रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो सर्कल में घूम रहा है, तो उसका सर्कल का मैं ये वाला एक पाथ ले लेता हूँ, मान लीजिए XY है, तो ये 1/4 सर्कल का उसका पाथ ये वाला लिया, ये है A और B, यानी मोटर बाइकर है, यहाँ से चला यहाँ पर गया, और वो सर्कल था, उसकी रेडियस थी, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 20 मीटर की रेडियस थी। ठीक है, अब इस सवाल में पूछा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कि जो बाइकर है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले निकालेंगे तो उसका क्या गेम होगा, तो भाई साहब ये गेम होना चाहिए। अच्छा जी, तो यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, तो 20√2 आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड 20√2 आएगा, लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, तो आपको पता है ये आई कैप, ये जे कैप, तो आप बता सकते हैं डी कैप बराबर 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप बटे 20√2। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, पता है, जो कि डायरेक्शन बताता है। तो ये हो गया अपना जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, तो सिंपल सा है, जो मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं कि कैसे निकालते हैं। अब डिस्टेंस का क्या मतलब है कि उसने कितना पाथ ट्रैवल करा है। जैसा कि आपको पता है कि किसी जो सर्कल होता है उसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर मतलब परिधि होती है 2πr। ठीक है, 2πr है, ये 1/4 है यानी 4, तो πr/2, 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 तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 है, तो 10 पाई मीटर। ये उसने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, अगर कोई कहे कि अलग अलग क्यों लिखा है, एक में लिख दो, तो डी वेक्टर बराबर, तो इसका यही होगा, डी वेक्टर केवल इतना ही होगा, 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप।
ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल लिया जाए, नेक्स्ट कौन सा सवाल लिया जाए? हमें लगता है वही ट्रेन ही वाला ले लेते हैं। चलो भाई, आखिरी ले लेते हैं, ट्रेन वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। ओके, काफ़ी फेमस है यार, हमारे टीचरों ने पढ़ाया था, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो सवाल यार कुछ इस प्रकार का है कि कोई एक ट्रेन है, किसी पोल की तरफ जा रही है, किसी एक पोल की तरफ जा रही है, कोई स्टेशन पर लगा होगा कोई लाइट आइट वाला खंभा, उसकी तरफ बढ़ रही है एक कांस्टेंट स्पीड से। जिसकी स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड, जो आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा होगा सामने। कुछ इस प्रकार का सीन है कुछ। जब ट्रेन और पोल के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर रह जाती है, तब पोल से चिड़िया उड़ना स्टार्ट करती है। कुछ इस प्रकार से चिड़िया उड़ना स्टार्ट करती है, जहाँ इंजन तक पहुँचती है और इंजन से डर के फिर वापस आ जाती है, एकदम बिना कोई टाइम गंवाए तुरंत वापस आ जाती है पोल की तरफ। फिर पोल से उड़ती है, फिर इंजन से आती है, फिर वापस आ जाती है। फिर ऐसा ही करती रहती है जब तक वो ट्रेन है वो पोल पर नहीं पहुँच जाती और चिड़िया भी पोल पर उसी टाइम पर पहुँच जाती है। यानी सेम टाइम पर दोनों का जो मोशन है समाप्त होता है। कुछ इस प्रकार का सीन है। फिर से मैं बता देता हूँ, कोई एक ट्रेन है किसी पोल की तरफ अप्रोच कर रही है। जब दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर बचती है, तब एक चिड़िया उड़ना स्टार्ट करती है ट्रेन की तरफ और ट्रेन के इंजन तक पहुँचती है, फिर वापस आ जाती है, फिर जाती है, फिर वापस आ जाती है। ऐसा ही जिग-जैग मोशन करती रहती है जब तक कि ट्रेन पोल तक ना पहुँच जाती है। और वो भी जब ट्रेन पोल पर पहुँचती है तो चिड़िया भी वहीं पर बैठ जाती है। तो ये सवाल है। तो आपसे पूछा गया है कि चिड़िया ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और चिड़िया ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है जब चिड़िया की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की जो कांस्टेंट स्पीड से चिड़िया है वो वर्ड है, फ्लाई कर रही है, इंजन तक जा रही, वापस आ रही, फिर ऐसे रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर थीम क्या है? यहाँ पर थीम क्या है सवाल में आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, जब चिड़िया की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, आपको डिस्टेंस निकालना है। आप कैसे निकालेंगे कि पहली बार इतना चला, उस टाइम पे ट्रेन कितना चला होगा, है ना? काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना, थोड़ा और ऊपर से देखिएगा, थोड़ा सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। अब इसमें नोटिस करिएगा कि जितना टाइम एक ट्रेन को, जो कांस्टेंट स्पीड जिसकी 50 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड है, जितना टाइम उसे 100 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा, उतने ही टाइम तक चिड़िया ने फ्लाई करा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और आपको पता है एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड तो दी गई है यार 100, टाइम और पता चल जाए, ये पता चल जाए कि चिड़िया ने कितनी देर तक फ्लाई करा है, चिड़िया ने कितनी देर तक फ्लाई करा। और आपको तो ये पता ही है कि ट्रेन ने जितनी देर में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है, उतनी ही देर तक चिड़िया फ्लाई करी, उतना ही वो टाइम का पार्ट है। तो यार ये बताइए, सिंपल सा सवाल है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और उसे 100 मीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड समय लगेगा। यही फॉर्मूला है आपका, यही फॉर्मूला है। कितना स्पीड है? 50 का है, 100 डिस्टेंस है 100 मीटर, और टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। तो टाइम है 2 सेकेंड आया, टाइम यहाँ रख दो, स्पीड 100 मीटर दी गई, यानी डिस्टेंस कितना आएगा? 200 मीटर। इससे सरल कोई सवाल हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन लोग सीरीज बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सवाल से बना लेते हैं। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी कि जितना टाइम ट्रेन ने लिया 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, उतने ही समय तक 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चिड़िया ने जो डिस्टेंस है मूवमेंट करा है। तो कितना टोटल उसने 200 मीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है। अब इसी में एक और बेहतरीन वाला सवाल बनता है कि मान लीजिए कि जब ट्रेन की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ जब चिड़िया उड़ रही थी, तो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ रही थी। लेकिन जब पोल की तरफ जा रही थी, टूवर्ड्स पोल जा रही थी, तो 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही थी। अब बताइए यार, अब बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितना डिस्टेंस चली। तो यहाँ पर तो कठिन हो गया गेम। हाँ, तो कोई लड़का कह सकता है अच्छा
टाइम तो उतना ही है, टाइम तो उतना ही, क्योंकि ट्रेन तो भाई साहब 2 ही सेकंड में पोल तक पहुंच जाएगी, यानी 2 ही सेकंड तक ये चिड़िया भी उड़ने वाली है इस कंडीशन में। तो अब कोई कह सकता है कि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चली और दूसरे सेकंड में 120 मीटर पर सेकंड चली, तो 100 और 120 टोटल 220 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल करी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 2 सेकंड, हाँ बेशक चिड़िया 2 सेकंड उड़ेगी, लेकिन यहाँ पर गेम क्या है कि 2 सेकंड तो उड़ेगी, लेकिन जब वो इस तरफ आ जा रही है थोड़ी 100 मीटर पर सेकंड यानी स्लो है, जब वापस जा रही है तो जल्दी से जा रही है, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि जो आने में, यानी जब ट्रेन की तरफ वो आएगी तो समय ज़्यादा लेगी, 1 सेकंड तो नहीं लेगी, और वापस जाएगी तो समय थोड़ा कम लेगी क्योंकि स्पीड तेज है। तो टाइम अलग अलग होने वाला, 1-1 सेकंड नहीं होने वाला। तो क्या चीज़, तो खास क्या चीज़ है, खास क्या चीज़ है, खास ये चीज़ है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो वर्ड है गई वापस आई, गई वापस आई, और जब ट्रेन पहुंच गई पोल तक तो चिड़िया भी पोल पर पहुंच गई, यानी चिड़िया जहां से स्टार्ट करी थी वहीं पर आ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। और डिस्प्लेसमेंट 0 का होने का मतलब है कि मान लीजिए कि इस तरफ जाने में जो d1 डिस्टेंस ट्रैवल करी है और वापस आने में d2 डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो d2 माइनस d1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो d1 बराबर d2, d1 बराबर d2, ठीक है, d1 बराबर d2। यानी कि आप खुद सोचिएगा डिस्प्लेसमेंट यानी 0 क्या, जब 0 कब होता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ से चला अब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों 0 है, कि जितना मैं आगे बढ़ा उतना ही तो मैं वापस आया, जितना आप आगे गए, जितना आप ट्रेन की तरफ गई चिड़िया, उतनी ही तो पोल से वापस आने में उसने उतना ही एफर्ट लगाया, ना तो कम ना ज़्यादा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या है कि जितने आप आगे गए उतने पीछे है, ठीक है। तो d1 बराबर d2, d1 बराबर d2। तो d1 डिस्टेंस उसने तय करी है, d1 कितने से करी है, 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो 100 मीटर पर सेकंड गुणे टाइम, मान लीजिए यहाँ पर उसने t समय लिया, बराबर d2 कितने में तय करी है, 120 मीटर पर सेकंड। तो 120 गुणे t -2 माइनस टी, क्योंकि बचा हुआ समय वो उसने t लिया तो ये कितना लेगा, 2 माइनस टी, बचा हुआ समय टाइम। इसको सॉल्व कर लो भाई, ये कट गया, तो 10t इज इक्वल टू 24 माइनस 12t, यहाँ पर आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 24, तो t बराबर 12/11 सेकेंड। ये आया अपना टाइम, t आया। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि d1 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो d1 बराबर क्या था, 100 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 12/11, तो 12/11 ये हो गया। अब d1 बराबर d2, जितना d1 चला उतना ही d2 चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली, 2d1, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2d1। तो यहाँ पर 2 का और गुणा कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वर्ड 2 इंटू यानी 2400/11, 2400/11, ठीक है भाई, मीटर। ये आ गई वर्ड द्वारा चली गई डिस्टेंस। यहाँ पर बेसिक थीम क्या थी, बेसिक थी आपको ऑब्जर्व करना था, बस ट्रेन को आपको ऑब्जर्व करना था कि समय कितना लग रहा है, और यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्व करना था कि वापस ट्रेन जो वर्ड है ऐसा जिगजैग मोशन कर वापस यहीं पर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो चली उस तरफ चली गई दूरी और इस तरफ चली गई दूरी, दोनों को बराबर करना था, तो वही बराबर किया। और d1 बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इस फॉर्मूले से जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था उसी की मदद से हम लोगों ने t निकाल लिया और d बराबर ये अपना आ गया। तो ये था बेसिक सा अपना क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही रहने देते, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो बाय गुरु।